नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक ऐसे अधिकारी हैं जो बहुत ही शांत, सौम्य, और अगर आप उनसे मिलेंगे तो शायद आप सहज ही आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि माफ़ कीजिए, ये बात कही जाती है कि कोई भी व्यक्ति अगर बड़े पद पर होता है, राजनेता हो, अधिकारी हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, तो एक ऑरा लेकर वो चलता है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो समाज में प्रतिष्ठित हूँ, मेरे पास अपना एक काम करने का गहरा अनुभव है। लेकिन उनसे हम जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल एक सहज और बहुत ही शांत जीवन के हिमायती हैं। और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी प्राध्यापक से मुलाकात कर रहे हैं जो हमेशा एक स्नेहिल मुस्कान के साथ युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने की बात करता है। मूल रूप से वो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन कर्मभूमि मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में उमरिया के वो कलेक्टर रहे, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों पर उन्होंने एसडीएम से लेकर ज़िला पंचायत सीईओ से लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में महत्वपूर्ण पद पर अपने दायित्व का निर्वाह किया है। और वर्तमान उनकी पदस्थापना की मैं बात करूं तो माध्यमिक शिक्षा मंडल में सेक्रेटरी की जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। 2012 बैच के वो मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। तो चलिए मुलाकात करिए। मेरे साथ हैं केडी त्रिपाठी जी। बहुत स्वागत करता हूं सर। धन्यवाद जी। त्रिपाठी साहब, इस कार्यक्रम में हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और मैं भी आपको ले चलूँगा प्रयागराज और मिर्ज़ापुर की तरफ, जो मध्य प्रदेश का नेबरिंग उत्तर प्रदेश का ज़िला है जी। और रीवा, और रीवा से आगे चलें चाक घाट, और ये तमाम तो इनके बड़े संबंध हैं मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद से। जी। और उस रीजन से सतना, सिंगरौली, शहडोल, काफ़ी लोग रीवा पढ़ने के लिए भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय या प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए भी जाते हैं। जी। 1990 की मैं बात करूं, जब आप स्कूल से निकलकर कॉलेज की दहलीज पर थे, तो क्या सपना था और किस तरह जीवन को आप देख रहे थे आगे की, कैसे आगे बढ़ना? जैसा कि प्रयागराज, जो कि उस समय इलाहाबाद के नाम जी से जाना जाता था, जी। वहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, उस समय तो और भी ज़्यादा, उनका सभी का सपना प्रशासनिक सेवाओं में जाने का रहता है। जी। हालांकि अलग अलग विधाओं में भी वो जाते हैं और उनका भी सपना रखते हैं, लेकिन मेरा सपना तो ये बिल्कुल सही है कि शुरू से ही प्रशासनिक सेवाओं में जाने का रहा है। जी बिल्कुल। तो घर में कोई आपके लिए प्रेरणा रहा, इसके लिए इंस्पिरेशन रहा? मेरे परिवार में ही मेरे ज्येष्ठ भ्राता, वो कपिल देव त्रिपाठी जी, हाँ वो भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे जी। अभी भी हैं। हाँ। उनसे प्रेरणा लेकर के मैं भी उनका कैडर क्या उत्तर प्रदेश रहा? उनका कैडर ये असम। आसाम रहा। जी। अच्छा। जी जी। और उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़कर मैं भी यहाँ आगे जी बढ़ता रहा। जी जी जी। जब आप एक निर्णय लेते हैं तो फिर ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इसके लिए क्या बेहतर रास्ता है। जी। इलाहाबाद अपने आप में अध्ययन केंद्र है एक बहुत बड़ा, और जिस समय आप थे और आपके और भी पहले 70, 60 और 50 के दशक में तो इलाहाबाद की कोई सानी नहीं थी। जी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और वहाँ का एन झा हॉस्टल, जी। ऐसा माना जाता था कि अखिल भारतीय सेवाओं की कोई, माफ़ कीजिएगा, फैक्ट्री है जैसे, जी बिल्कुल। जहाँ उत्पादन होता है अधिकारियों का। जी। तो आपने बीएससी किया और फिर एमएससी किया इलाहाबाद जी। जी। विश्वविद्यालय, जी। फिर जी। पीएचडी के लिए आप दिल्ली आईआईटी आए। जी। जी। तो ये कैसे विचार मन में आया कि इलाहाबाद से ये करने के बाद आईआईटी चलें? क्या आईआईटी आपको लगा कि दिल्ली एक अच्छा रास्ता होगा अखिल भारतीय सेवा में जाने का? दरअसल मूल रूप से मुझे एकेडमिक्स में काफ़ी रुचि रही है, जी। और उस समय भी थी, अभी भी है। और मेरा जो रुझान था वो एकेडमिक्स और रिसर्च की ओर था। किंतु
जैसा कि इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश का प्रभाव था, तो प्रशासनिक सेवाओं का भी एक झुकाव रहता है, किंतु एकेडमिक्स और रिसर्च में रुचि होने के नाते मेरा जो नेचुरल जो एकेडमिक्स का पाथ था वो बीएससी एमएससी और उसके बाद पीएचडी करने का था। उसी मार्ग पर चलते हुए मैंने प्रयागराज से इलाहाबाद से एमएससी किया फिज़िक्स में, और उसके बाद फिर मैंने आईआईटी दिल्ली से फिज़िक्स में पीएचडी प्रारंभ की। अक्सर इस कार्यक्रम को जो युवा देखते हैं त्रिपाठी जी, वो ये जानना चाहते हैं कि कौन सा वो एक टर्निंग पॉइंट होता है जब आपको ये पता चल जाता है कि अब आप सफल होने की दहलीज पर खड़े हैं। तो आपको जब आप पहली बार अपीयर हुए प्रशासनिक सेवा में, तो वो फीलिंग आपको कब आई, और क्या दिल्ली ही उसकी जन्मदात्री बनी? नहीं, परीक्षा प्रशासनिक सेवा में परीक्षा देने के लिए दिल्ली का संबंध तो मैं नहीं मानता। दिल्ली तो आईआईटी दिल्ली जो है वो रिसर्च करने के उद्देश्य से ही मैं गया, किंतु राज्य सेवाएं और उस समय जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स थे उनको भी क्योंकि मैं दे रहा था, तो मध्य प्रदेश की पीएससी की भी परीक्षा दी, और उसमें सफल होने के बाद फिर मेरे पास ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि मुझे किस रास्ते चलना चाहिए। तो उस समय फिर ये निर्णय मैंने लिया कि मुझे प्रशासनिक सेवा में अब जाना है, और जो रिसर्च और जो अध्ययन वाला जो रास्ता है उसको उसके बाद भी मैंने इसमें सेवा में आने के बाद भी मैंने उसको 3 साल बाद उसको पूर्ण किया, और वो डिग्री फिर उसको भी मैंने हासिल की। क्या इस दौरान कभी कोई द्वंद्व, कोई दुविधा तो मन में नहीं रही कि अध्यापन की तरफ चलें? पीएचडी भी किया है, वो भी नामचीन इंस्टीट्यूशन से किया है। ये निर्णय लेने के बाद कि प्रशासनिक सेवाओं में आम जनता से संबंधित विषय जो कि सीधे सीधे लोगों से जुड़े होते हैं, तो ऐसा महसूस हुआ कि उसमें हम ज़्यादा त्वरित डिलीवरी कर सकते हैं, और रिसर्च अपने आप में एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, और लंबे समय तक उसमें कार्य करने पर उसमें बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की जा सकती हैं। किंतु उस समय यही उपयुक्त समझ में आया कि आम जन से जुड़ करके और उनकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको तात्कालिक तौर पे हल किया जा सकता है। आज की युवा पीढ़ी का जो मैं देखता हूँ कि सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो वो है तनाव। बहुत से कारण हैं इसके, आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपकी हमारी पीढ़ी की तुलना में आज भरमार है, और इंटरनेट के साथ जिस तरह से मनोरंजन के तमाम साधन हैं तो बहुत डाइवर्ट होता है। आप क्या युवाओं से कहेंगे कि किन चीज़ों को अगर वो अपना कोई भी लक्ष्य तय करते हैं, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, अध्ययन, अखिल भारतीय सेवा, तो कैसे अपने को नियोजित करें? क्योंकि मैं आपके व्यक्तित्व को देखता हूं तो बहुत धैर्य है, संतुलन है, कोई बेचैनी नज़र नहीं आती मुझे, शांति है, ऐसा भी नहीं है कि कोई गर्व और दर्प से भरे हुए हैं आप। इन सब को साधना मतलब आपके परिवार से तो आपको मिला ही होगा, लेकिन कई लोग शायद उस थाती को नहीं संभाल पाते हैं ठीक से। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो आपने गैजेट्स और बहुत सारी जो आधुनिक उपकरण सुविधाएं हैं उनकी बात की, तो ये आपके लिए उपयोगी और आपके सहयोगी भी हो सकते हैं, और अगर इनका सही तरीके से उपयोग न किया जाए तो यही आपके लिए घातक भी हो सकते हैं। तो महत्वपूर्ण विषय ये नहीं है कि हम आज की जो परिस्थिति दुनिया है उसमें हम इन चीज़ों को नुकसानदायक माने या लाभदायक माने। महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमारा लक्ष्य या हमारा जो मोटो है वो क्या है, और वो यदि हमारा सकारात्मक हो और वो एक मीनिंगफुल हो, तो फिर उसको प्राप्त करने के लिए हम इन्हीं साधनों का सदुपयोग भी कर सकते हैं, और इन्हीं का उपयोग करके हम आगे बढ़ते हुए
और उन उद्देश्यों लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो आपने बड़ी बड़ी प्रेरणादायक बात कही कि मीनिंगफुल हो हमारा लक्ष्य, ये समझने में कई बार हम चूक कर जाते हैं कि हमारे माता पिता की प्राइड, उनका गौरव भी हमसे जुड़ा होता है, हमारे ख़ानदान का। कि आप शायद युवा पीढ़ी, मैं भी जब युवा था तो कई बार ये नहीं समझ पाता था कि पिताजी बार बार क्यों कहते हैं कि बेटा मेरी नाक का भी ध्यान रखना, कुछ ऐसा करना कि जिससे अपने कुल ख़ानदान के बारे में भी लोग अच्छे से स्मृति रखें, अच्छे से याद करें। तब मुझे लगता था ये किस तरह की बातें करते हैं, मेरा जीवन है, मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ। तो मीनिंगफुल ये युवा पीढ़ी को कैसे समझे वो, कि माता पिता की आंखों में जो आंसू हैं, आप कहीं दूर पड़ रहे हैं, वो अपना पेट काट कर आपको, अगर आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं है तो पैसे भेज रहे हैं, वो बार बार चिंता कर रहे हैं, दुबले हो गए हो, खाना नहीं खाते हो क्या, इसको कैसे मीनिंगफुल बनाएं? देखिए, मीनिंगफुल तो हमारा आपका नज़रिया है जो ये बात बताता है कि ये मीनिंगफुल कितना है। दरअसल मीनिंगफुल होने के हम 3 तरह के मापदंड समझ सकते हैं। एक तो मीनिंगफुल वो मेरे खुद स्वयं के लिए कितना मीनिंगफुल है। क्या बात, वाह। दूसरा जो स्तर है वो है कि वो मेरे परिवार के लिए कितना मीनिंगफुल है, और तीसरा फिर हमारे समाज और देश के लिए कितना मीनिंगफुल है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन। तो इसमें मेरे विचार से जो मेरा जो सोच है युवाओं के लिए या किसी के लिए भी, कि उनको इसी क्रम में अपने जो उद्देश्य या अपने जो अप्रोच है, इसी क्रम में उनको देखना भी चाहिए। आप समाज के लिए तब तक मीनिंगफुल नहीं हो सकते जब तक कि आप स्वयं के लिए मीनिंगफुल ना हो और अपने परिवार के लिए मीनिंगफुल ना हो। आप स्वयं के लिए यदि मीनिंगफुल होंगे तो ही आप उसके आगे परिवार और समाज के लिए मीनिंगफुल होने की बात सोच सकते हैं। तो इसलिए जो है मेरे विचार से पहले हम अपनी खुद की सामर्थ्य इतनी बनाएं कि हम स्वयं अपना केयर कर सकें। ठीक बात। फिर हम अपने समाज, अपने परिवार और अपने समाज की चिंता कर सकें। त्रिपाठी साहब, आपको देखकर मैं फिर दोहराऊंगा कि इतना शांत शालीन व्यक्तित्व, परामर्श युवा अवस्था में भी मिला होगा आपको कि थोड़ा सा जरा अब अधिकारी हो गए हो, मैं तो साहब हो गए हो, अब जरा सा सूट बूट पहनो, तन कर रहो। अभी भी कहते होंगे कि जिम्मेदार पद पे हैं, इतने बड़े पद पर हैं, सेक्रेटरी हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल में, आगे और महत्वपूर्ण यात्रा एक अधिकारी की या किसी भी व्यक्ति की जो जिम्मेदार पद पर है होती ही है। इसमें आपने अपने को कैसे इतना विनम्र, इतना शालीन, इतना संतुलित बनाए रखा? ये माता पिता का योगदान रहा, उनसे मिले संस्कार थे, या आपका आध्यात्मिक रुझान इसके लिए जिम्मेदार रहा? अब कोई भी, मैं भी यदि आज जो भी हूँ उसमें सभी का योगदान है। इसमें परिवार का भी हो सकता है, समाज का भी हो सकता है जी। और उससे बड़ा योगदान जो मुझसे जो अपेक्षाएं हैं, खास करके मुझे जो दायित्व दिया गया है उसके लिए, उस पद से जो अपेक्षाएं हैं वही मेरे अप्रोच का निर्धारण करते हैं। मैं इस सेवा में हूँ आमजन के समस्याओं के हल के लिए, या अभी वर्तमान में बच्चों छात्रों के लिए। तो उनके ही लिए कितना उपयोगी मैं हूँ, यही एकमात्र क्राइटेरिया है। और उसमें ये जो आप बातें बता रहे हैं, यही उसमें ज़्यादा हमको उपयोगी लगती हैं कि हम बच्चों को या जो दायित्व है उसके प्रति हम यदि समर्पित हैं तो बाकी सारी बातें अपने आप गौड़ हो जाती हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और एक नीर क्षीर विवेक भी होता है कि बाहर से बहुत सारे परामर्श और सलाहें आती हैं, लेकिन ये आपके विवेक पर है कि उनमें से आप अपने व्यक्तित्व, अपने जीवन के अनुरूप अच्छे परामर्श को चुन लीजिए, और जो आपको लग रहा है कि ये बहुत उपयोगी नहीं है उसको विनम्रता से, हेय भावना से न देखते हुए, पता भी न चले सामने वाले को, लेकिन उसको आपने सुना और उसके बाद विस्मृत कर गए। ये भी एक बड़ी अच्छी शैली है। अभी आप जिस दायित्व पर हैं, बच्चों की परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं का एक बड़ा तनाव है, जबकि अब पहले की तुलना में परीक्षाओं की प्रक्रिया आसान की गई है, सिलेबस आसान किया गया है, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव होकर सामने हैं बच्चों के कि आपको ये पढ़ना है,
ये लेसन प्लान है आपका, टीचर्स और स्कूल्स ने वैज्ञानिक तरीके अपनाए, फिर भी परीक्षाएं इतना बड़ा तनाव है। परीक्षाएं तनाव का कारण तब बनती हैं जब जो हमसे साल भर नियमित अपने करिकुलम, अपने सब्जेक्ट को नियमित तौर पर अध्ययन करने की जो अपेक्षा है, जब वो अपेक्षा हम पूरी नहीं कर पाते तो ही तनाव की स्थिति निर्मित होती है जी। तो यदि हम नियमित रूप से जो भी हमारा सिलेबस, हमारी कक्षाएं हैं, अगर उसको हम अटेंड करते हैं और नियमित रूप से हम उसमें शामिल होते हैं तो हमारे पास साल भर इतना पर्याप्त समय होता है कि ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हो सकती कि हमको कोई तनाव आए। और वैसे भी बोर्ड की परीक्षाओं में हमें सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे ही ध्यान देना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं है कि दूसरों ने यदि अच्छा कर लिया तो हमारा परफॉर्मेंस उनकी तुलना में कम हो गया। यदि सारे बच्चे यदि अच्छा करते हैं तो सबको ही 100% अंक मिल सकता है। तो ये बोर्ड की परीक्षाओं में और अन्य परीक्षाओं में ये अंतर है। बोर्ड की परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के पैटर्न पे भी ध्यान दिया जाता है जी। प्रश्न पत्र को बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं बनाया जाता, उसमें काफ़ी संतुलन होता है जिसमें सरल प्रश्न, सामान्य प्रश्न और कठिन प्रश्न का एक प्रॉपर संतुलन भी होता है। इस कारण से भी मेरे विचार से तनाव बच्चों को नहीं लेना चाहिए और सामान्य प्रक्रिया में सामान्य तौर पे भी अध्ययन करने पर वो अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। एक शैक्षणिक जगत से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी के नाते मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा जब तक वोकेशनल नहीं होगी, नौकरी देने वाली नहीं होगी या बिजनेस या जो भी हम करना चाहें, हमको रोज़गार या रोज़गार के उपाय सुझाने वाली नहीं होगी। नई शिक्षा नीति में इसका काफ़ी प्रावधान करने की बातें हैं, काफ़ी बेहतर भी किया गया है चीज़ों को। निश्चित तौर पर हमारे पास बड़ी संख्या में मानव संसाधन है, फिर भी आपको क्या लगता है कि क्या ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बीच में ही बच्चे को बताया जाए, पता चल जाए और हम उनके क्लस्टर्स छांट लें, ये इंजीनियर जाएगा, ये डॉक्टर जाएगा, ये अखिल भारतीय सेवा का रुझान है, इसकी हिंदी अच्छी है तो ये हिंदी की लाइन में जाएगा। क्या अभी हम इसको लेकर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको? जी, ये बिल्कुल सही है कि हमारा जो अध्ययन का जो फ्रेमवर्क है वो उसको वोकेशनल एजुकेशन से जोड़ा जाए और हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बिल्कुल इसी बात को बहुत ज़्यादा जोर भी देती है। और ये बहुत ही आवश्यक है कि शिक्षा का जो उद्देश्य हैं कई सारे, उनमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए कि वो कम से कम उस व्यक्ति को अपने पैरों पर आर्थिक रूप से खड़े होने के लिए एक टूल भी उपलब्ध कराए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत आवश्यक है और इस दिशा में हमारे सारी पॉलिसी और बोर्ड भी उसी के अनुरूप कार्य कर रहा है। तो ये बिल्कुल आवश्यक है। समाज का जो आर्थिक वर्गीकरण है, हमारा देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम अब तो उम्मीद कर रहे हैं कि हम दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति होंगे। तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से आगे हमें दिख रही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ आर्थिक खाई बहुत बड़ी खाई है। जो बच्चे आते हैं सरकारी स्कूलों में, जिस तरह के बच्चे होते हैं उनमें से कई ऐसे होते हैं जो इस हीन भावना से नहीं उबर पाते हैं कि उनके पास एक जोड़ी यूनिफॉर्म और गर्म कपड़े अगर सर्दी है तो वो भी नहीं है। ये इसको दूर करने की बहुत कोशिश है। यूनिफॉर्म भी है, निःशुल्क पुस्तकें भी हैं, तमाम चीज़ें भी हैं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक जो काउंसलिंग की ज़रूरत होती है बच्चे को, भारत में ही अभी मनोचिकित्सकों की संख्या और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग बहुत कम उपलब्ध है। स्कूलों में क्या आप इसको पाते हैं कि इसकी संख्या बहुत अधिक होनी चाहिए? बच्चे की क्या चिंता है, माता पिता झगड़ते हैं, शराब पीने की आदत है पिता की, इस तरह की चुनौतियों पर उससे बात हो? ये जो आपने कहा ये बिल्कुल आवश्यक है और ज़रूरी भी है।
इसी को ध्यान में रखते हुए मंडल स्तर पर भी एक हेल्पलाइन संचालित है, जिसमें काउंसलर्स जो है वो सुबह 8 से रात के 8 बजे तक किसी भी बच्चों के क्वेरी, प्रश्न या इस तरह के जो उनके करियर से संबंधित या परीक्षाओं से संबंधित जो क्वेरीज होती हैं वो पूछते हैं, और उसका जो हमारे ट्रेंड काउंसलर हैं वो उसका जवाब देते हैं। ये हेल्पलाइन के माध्यम से पिछले साल लगभग 1.5 लाख प्रश्न आए भी और उनका काउंसलिंग का जवाब भी दिया गया। किंतु आपका कहना ये बिल्कुल सही है कि विद्यालय स्तर पर भी इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और बच्चों को उनके लिए जो भी आवश्यक काउंसलिंग की व्यवस्थाएं हैं वो उपलब्ध हों तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ये जो प्रश्न आए 1.5 लाख उनकी तरफ से, इसमें क्या उनकी मनो समस्याओं से जुड़े प्रश्नों की संख्या भी काफ़ी थी? बिल्कुल, उसमें कई तरह के प्रश्न थे, जिसमें कि उनके जो परीक्षाओं के दौरान या अध्ययन के दौरान जो चिंताएं या क्वेरीज हैं, जो इस तरह के प्रश्न भी थे, और हमारे काउंसलर्स द्वारा उनको तरीके भी बताए गए कि ऐसी स्थितियों से वो कैसे निपटें और कैसे वो और आगे बढ़ें। करियर से संबंधित भी प्रश्न बच्चे करते हैं, उसके बारे में भी वो गाइड करते हैं। तो ये सुविधाएं जो है हमारे पास उपलब्ध है। जितना मैं जानता हूँ आपके परिवार के बारे में, 2 बेटे हैं, एक यूके में हैं, एक अभी इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई दक्षिण भारत में कर रहे हैं, क्या वो अखिल भारतीय सेवा की तरफ बढ़ सकते हैं, या आपने उनकी अभिरुचि पर ही छोड़ा है, जो कि बहुत स्वाभाविक है एक समझदार पेरेंट्स की तरह, जो वो तय करेंगे वहीं जाएंगे? इसमें तो मेरा मानना है कि बच्चों पर करियर का चुनाव करने में दबाव नहीं देना चाहिए, इसलिए ये बच्चों की अभिरुचि पे ही है। और वो इंजीनियरिंग का अध्ययन कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से वो कॉरपोरेट या आगे चल के प्रशासनिक सेवाओं में भी वो जा सकते हैं, ये उनके विकल्प पे है। जी जी। बड़ा कठिन होता है एक अधिकारी के लिए, बहुत सारी चुनौती होती हैं, चाहे वो आरंभिक काल हो बतौर डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, फिर बाद में कलेक्टर, या और बड़े दायित्वों पर जिसकी तरफ आप बढ़ते चले गए हैं। इसमें जीवन संगिनी का जो एक सहयोग है वो बड़ा अमूल्य होता है, तो जाहिर तौर पर आपको ये घर से ये भी भरपूर मिला ही होगा। जी। और इसमें एक आदर्श दाम्पत्य जीवन के लिए आप क्या देखते हैं? ये बहुत सारी सलाहें, परामर्श इसके लिए मिलते हैं कि जब पत्नी क्षुब्ध हो तो पति को शांत रहना चाहिए, जब पति क्षुब्ध हो तो पत्नी को शांत रहना चाहिए। आप इनमें से किन आदर्शों का, किन मूल्यों का पालन करते रहें? एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझना, ये होने पर मुझे लगता है कि कोई टकराव की स्थिति नहीं बनती। बहुत अच्छी बात और है। मुझे पूरा सहयोग मिला, और मेरी ओर से भी पूरी उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाता है। तो मेरे, जहाँ तक मेरे स्वयं के जीवन की बात है, तो ये एक आदर्श रूप में ही मैं देखता हूँ। वाह वाह वाह। आगे जीवन को कैसे देखते हैं? गीता कहती है कि जीवन जैसा आए उसको वैसा स्वीकार करो, बहुत सारे प्रश्नों को न उत्पन्न करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में नहीं है कि आगे जीवन का नियोजन कैसा होगा। कर्म ही वो शक्ति है जिसको ईश्वर ने या नियति ने आपको सौंपा है। कर्म करिए, आगे बढ़िए। मैंने जैसा शुरू में कहा कि आपका जो भी काम है, जो भी आपका अप्रोच है, वो मीनिंगफुल हो, तो जिनके लिए आप काम कर रहे हैं उनके लिए वो कितना उपयोगी है, यही सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है कि समाज के लोगों के लिए या परिवार के लोगों के लिए आपका कार्य कितना उपयोगी है। यही सबसे बड़ा टेस्ट है, यही कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं है। बहुत सुंदर बात है त्रिपाठी जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।
बहुत शुभकामनाएं आपके आगे के प्रशासनिक करियर के लिए। तो ये थे केडी त्रिपाठी साहब, जो 2012 बैच के मध्य प्रदेश के काडर के आईएएस अधिकारी हैं। और अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।